Hello students and welcome to our channel. If you like the explanation, do not forget to like and share the video and leave a comment. Subscribe to our channel to get notified on the latest uploads. Do not forget to press the bell icon. For more study materials, video courses and tests, do not forget to download the Kesha's Classes app and sign up. Link is given in the description box. So let's start with section A. 20 questions of 1 mark each. Any 16 questions need to be attempted. हम सारे questions ही discuss करेंगे. Question number 1. A box contains cards numbered 6 to 50. A card is drawn at random from the box. The probability that the drawn card has a number which is a perfect square like 4 and 9 ... is. Now इस question का मतलब क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं. तो एक बॉक्स है जिसमें कि कार्ड्स रखे हुए हैं. द कार्ड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 6 to 50. दैट मीन्स हर एक कार्ड पे एक नंबर लिखा हुआ है 6 से लेकर के 50 तक. उसमें से एक कार्ड को रैंडमली निकाला गया, ड्रॉ किया गया फ्रॉम द बॉक्स. तो क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड जो निकाला गया उस पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा लाइक 4 9 ... नाउ व्हाट आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जो कि किसी भी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने से आए. जैसे 1 into 1 1, 2 into 2 4, 3 into 3 9, 4 into 4 16, 5 into 5 25, 6 into 6 36 and so on. So 1 4 9 16 25 36 ... are perfect squares. Now obviously यहाँ पे because नंबर कार्ड्स जो है वो 6 से शुरू होकर के 50 तक एंड करते हैं. सो द फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर दैट विल बी देयर इन द बॉक्स दैट इज आफ्टर 6. दैट मीन्स द फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर in the box is 9 because perfect squares are 1 4 9 16 ... and so the first perfect square obviously which appears after 6 के बाद जो first perfect square है that is 9 and 50 तक cards है. So the last perfect square that we have in the box is 7 into 7 49. Now what is the probability that the number drawn, that the card drawn has a number which is a perfect square? ये हम लोग को निकालना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करना होता है? सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. मतलब कि टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं वो डिनोमिनेटर में होगा और हम लोग को कौन कौन से पॉसिबिलिटीज फेवरेबल है हम लोग के सिचुएशन के हिसाब से वो काउंट करके जो नंबर आएगा दैट विल बी इन द न्यूमरेटर, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. नाउ व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, बिकॉज जितने भी कार्ड्स है उसमें से कोई भी निकाला जा सकता है, कोई भी निकल सकता है. सो 6 से लेकर के 50 तक यहाँ पे नंबर्ड कार्ड्स है. तो 6 से लेकर के 50 तक के कार्ड्स अगर हैं तो फिर हम लोग के टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हुए? तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होंगे 50 - 6 + 1. ऑब्वियसली अगर हम 6 से लेकर के 50 तक का गिनती करेंगे टोटल कार्ड्स आएंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होंगे वो होंगे 50 - 6 + 1. दैट मीन्स 44 + 1 दैट मीन्स 45. गिन करके देखा जा सकता है 6 से लेकर के 50 तक टोटल जो कार्ड्स होंगे दैट विल बी 45 कार्ड्स. नाउ उसमें से कितने परफेक्ट स्क्वायर कार्ड्स है? सो 6 के बाद द फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर दैट इज अपीयरिंग इज 9. 9 के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर आता है दैट इज 16. तो 9 फिर 16 फिर 25 फिर 36 फिर उसके बाद 49. 9 16 25 36 and 49. So we have 5 perfect squares. 5 cards having perfect squares हमारे पास इस बॉक्स में है. सो वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स है बिकॉज उसमें से कोई भी एक अगर निकल गया तो हम लोग के पास एक ऐसा कार्ड निकल जाएगा जिसमें कि एक परफेक्ट स्क्वायर है. सो 5 इज आर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय 45 जो हमने काउंटिंग किया था इज द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. सो उसको रिड्यूस करके हमारे पास आएगा 1/9. सो इसका जो आंसर होगा दैट इज 1/9 ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर इफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर वेयर पाई इक्वल टू 22/7 देन द लेंथ ऑफ द आर्क इज. नाउ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 42 सेंटीमीटर. द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 42 सेंटीमीटर. द आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर. तो आर्क जो है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड सर्कल का डायमीटर है 42 सेंटीमीटर. दैट मीन्स द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी 42 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 21 सेंटीमीटर. पाई का वैल्यू यहाँ पे लेने के लिए हमको बोला गया है 22/7.
और लेंथ ऑफ द आर्क पूछा गया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क. नाउ लेंथ ऑफ द आर्क मींस दिस पार्ट, सर्कमफ्रेंस का इतना पार्ट. तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम पूरा सर्कमफ्रेंस लेते हैं तो कितना एंगल बनता है. पूरा सर्कमफ्रेंस अगर लेते हैं तो सेंटर पे पूरा 360 डिग्री एंगल बनता है ऑब्वियसली. तो अगर हम 360 डिग्री एंगल ले रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में हमको मिल रहा है पूरा सर्कमफ्रेंस. तो ऑटोमेटिकली अगर हम 60 डिग्री एंगल लेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में हमको मिलेगा, अगर हम सिंपल यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे तो 2πr डिवाइडेड बाई 360 इंटू 60. इसमें हमको बस पाई का वैल्यू और आर का वैल्यू पुट करना होगा. यहाँ पे हम रिड्यूस कर देंगे. तो यहाँ पे हो गया पाई आर बाई 3 मतलब कि 22/7 इंटू आर का वैल्यू 21 इंटू 1/3 क्योंकि नीचे एक 3 है. तो 3 7s are 21, 7 7 कैंसिल, द आंसर इज 22. एंड बिकॉज हमको आर्क लेंथ मांगा है तो फिर जो यूनिट होगा दैट विल ऑल्सो बी द यूनिट ऑफ लेंथ, दैट इज सेंटीमीटर. सो द आंसर इज 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इफ साइन थीटा इक्वल टू एक्स एंड सेक थीटा इक्वल टू वाई देन टैन थीटा इक्वल टू. सो साइन थीटा का वैल्यू दे दिया है दैट इज एक्स एंड सेक थीटा का वैल्यू दे दिया है दैट इज वाई. टैन थीटा का वैल्यू मांग रहा है. Now we know that tan theta is equal to sin theta by cos theta. Sin theta का वैल्यू हम लोग के पास है दैट इज x. Now what is the value of cos theta? तो sec theta का वैल्यू y दिया है, उससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि cos theta का वैल्यू होगा 1/y बिकॉज cos theta and sec theta are reciprocal to each other. दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 1/y. तो ये y ऊपर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज x मल्टीप्लाइड बाई y, सो इट विल बिकम xy. सो दिस इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -5 हैज a 1 solution, b 2 solutions, c infinitely many solutions and d no solution. 1 solution, 2 solutions, infinitely many solutions का मतलब है अनलिमिटेड सॉल्यूशंस, अनलिमिटेड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एंड नो सॉल्यूशन. नाउ ये हमको देख के भी समझ में आ रहा है कि y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -5 ये साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ ही ये कैसे हो सकता है कि y का वैल्यू 0 भी हो और y का वैल्यू -5 भी हो. तो ये पॉसिबल नहीं है. अगर हम लोग इसको ग्राफ पे प्लॉट करके भी देखें, ग्राफिकली अगर इसको देखें तो y इक्वल टू 0 वाला जो लाइन होता है वो यही होता है एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे y का वैल्यू 0 रहता है. तो दिस इज द एक्स एक्सिस विच इज y इक्वल टू 0. एंड अगर हम y इक्वल टू -5 का बात करेंगे तो वो यहाँ पे कहीं नीचे होगा. दैट विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस थ्रू -5. y एक्सिस पे जहाँ पे -5 वाला वैल्यू होगा उसके थ्रू अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वो हो जाएगा y इक्वल टू -5. तो यहाँ पे अब ये समझने का चीज है कि जो एक्स एक्सिस वाला लाइन है y इज दैट लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग टू y इक्वल टू 0. y इक्वल टू 0 वाला लाइन एक्स एक्सिस वाला लाइन क्यों है? तो इसका रीजन ये है कि अगर हम y एक्सिस पे जो वैल्यूज है उसको देखेंगे, y एक्सिस पे जो पॉजिटिव वैल्यूज होता है वो इस तरह से जाता है ऊपर, नेगेटिव वैल्यूज नीचे जाता है. तो y इक्वल टू 1 अगर हम बोलेंगे द लाइन y इक्वल टू 1 तो वो होगा y एक्सिस पे 1, उसके थ्रू जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा दैट विल बी y इक्वल टू 1. y एक्सिस पे जो 2 वाला वैल्यू होगा उसके थ्रू जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा दैट विल बी y इक्वल टू 2. उसी तरह से y इक्वल टू 0 वाला लाइन होगा जो y का 0 के थ्रू हॉरिजॉन्टल लाइन पास करे एंड दैट इज द एक्स एक्सिस. y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -5 ये दोनों लाइंस जो है ये पैरेलल है एक दूसरे से, ये कभी मीट नहीं करेगा. तो जब दो लाइंस कभी भी मीट नहीं करता है, एक दूसरे से पैरेलल होता है, तब वो दोनों का जो कंबाइंड सोल्यूशन है वो कुछ नहीं होता है, नो सोल्यूशन. बिकॉज ग्राफिकली दो लाइंस मीट करेगा तभी उन लोग का कोई कॉमन सोल्यूशन है. दैट मीन्स अगर हम लोग को दो इक्वेशंस दिया हुआ है, हम उनको प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पे, तो दो स्ट्रेट लाइंस आएगा. अगर वो दोनों स्ट्रेट लाइंस मीट करता है किसी पॉइंट पे तभी हम बोलते हैं कि वो दोनों इक्वेशंस जो है उसका कोई कॉमन सोल्यूशन है, अदरवाइज देयर इज नो सोल्यूशन. तो इसका आंसर होगा नो सोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कॉम्पोजिट नंबर इज. नाउ फेयर डाई का मतलब है डाइस, जिसको हम लोग कॉमनली डाइस बोलते हैं. और फेयर का मतलब है कि उसमें कोई नंबर जो है वो 2 बार नहीं छपा हुआ है, हर एक नंबर एक बार ही छपा हुआ है 1 to 6.
सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवन कॉम्पोजिट नंबर? नाउ इवन कॉम्पोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्पोजिट नंबर्स का मतलब होता है जिसका 1 के अलावा और अपने अलावा कोई दूसरा फैक्टर भी होता है, मतलब कि नॉन प्राइम नंबर्स, जो नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं होते। और इवन नंबर्स हमको पता ही है 2, 4, 6 एंड सो ऑन। डाइस में 1 से लेकर के 6 तक नंबर्स रहते हैं, उसमें से जो इवन कॉम्पोजिट नंबर्स है दे आर 4 एंड 6। इवन नंबर्स है 2, 4, 6, उसमें से जो कॉम्पोजिट नंबर्स है वो है 4 एंड 6 बिकॉज 2 इज अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे 2 ही नंबर्स है जो इवन कॉम्पोजिट है, और टोटल नंबर्स जो एक डाइस में होते हैं, टोटल 6 नंबर्स होते हैं 1 to 6, 1 से लेकर के 6 तक। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 6, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है 2, इसको रिड्यूस करेंगे तो आंसर आएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 8 chairs and 5 tables cost rupees 10500, while 5 chairs and 3 tables cost rupees 6450. The cost of each chair will be 8 chairs and 5 tables. Now let the cost of one chair, suppose chair का cost, एक चेयर का कॉस्ट है ₹X एंड एक टेबल का कॉस्ट है ₹Y। एक चेयर का कॉस्ट है ₹X, एक टेबल का कॉस्ट है ₹Y। देन 8 चेयर्स का कॉस्ट होगा 8X एंड 5 चेयर्स का कॉस्ट होगा, 5 टेबल्स का कॉस्ट होगा 5Y। तो यहाँ पे बोला है कि 8 चेयर्स और 5 टेबल्स का जो कंबाइंड कॉस्ट है वो है 10500, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। एंड 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स अगर लेंगे तो उसका कॉस्ट होगा 6450। तो उसी लॉजिक से हम लिख सकते हैं एक चेयर का दाम अगर x है तो 5 चेयर्स का दाम होगा 5x, एंड एक टेबल का दाम अगर y है तो 3 टेबल्स का दाम होगा 3y इक्वल टू 6450। सो लेट्स सॉल्व दीज टू इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से इजीली हम ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो लेट्स एलिमिनेट y बिकॉज हमको x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे चेयर का कॉस्ट पूछा गया है जिसको हमने x लिया है, तो हम y को एलिमिनेट कर देते हैं। उसके लिए हमको फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में y के सामने वाला जो नंबर है उसको हमको सेम करना पड़ेगा, मैच कराना पड़ेगा। सो लेट्स मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन विथ 3 एंड द सेकंड इक्वेशन विथ 5। उससे y के सामने का वाला नंबर जो है वो दोनों इक्वेशंस में 15 हो जाएगा। सो 8x + 5y इक्वल टू 10500, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ 3 इस पूरे इक्वेशन को, एंड 5x + 3y इक्वल टू 6450, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ 5। उससे हमको मिलेगा, अब फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमको मिलेगा 24x + 15y इक्वल टू 31500। सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलेगा 25x + 15y इक्वल टू, यहाँ पे हमको मिलेगा 32250। नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस। ये दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके लिए हमको नीचे वाला जो इक्वेशन है उसका हर एक टर्म का साइन चेंज कर देना पड़ेगा। सो 15y एंड -15y गेट कैंसल्ड आउट। 24x - 25x हो जाएगा -x इक्वल टू 31500 - 32250, ये आएगा 750 -750 एक्चुअली। तो माइनस साइन गेट्स कैंसल्ड आउट, x इक्वल टू 750। So the cost of one chair is ₹750, which is option A. Question number 7. If cos theta plus cos square theta equal to 1, the value of sin square theta plus sin to the power 4 theta is. Now cos theta plus cos square theta equal to 1, इसमें हम क्या करेंगे, cos square theta को भेज देंगे on the right hand side, तो हमको मिलेगा cos theta equal to 1 minus cos square theta, और हम लोग को पता है कि 1 minus cos square theta का वैल्यू होता है sin square theta। नाउ sin square theta प्लस sin to the power 4 theta, इसको अगर हम देखें, इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो sin square theta तो हो गया इक्वल टू cos theta, एंड sin to the power 4 theta, sin to the power 4 theta है sin square theta का स्क्वायर। अब sin square theta का वैल्यू अगर cos theta है तो sin square theta का स्क्वायर करने से हमको cos theta का स्क्वायर मतलब cos square theta मिल जाएगा। सो अल्टीमेटली sin to the power sin square theta प्लस sin to the power 4 theta becomes equal to cos theta plus cos square theta, जिसका वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है। सो दिस इज इक्वल टू 1। सो द आंसर इज ऑप्शन सी।
Next, question number 8. The decimal representation of 23 divided by 2 cube into 5 square will be. अब इसमें हम लोग को बेसिकली ये बताना है कि इसको अगर डेसिमल फॉर्म में निकाला जाए इस फ्रैक्शन को, तो वो क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दैट मीन्स रिकरिंग डेसिमल होगा जिसमें एक ही डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स बार बार आता है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा. तो इसमें हम लोग अगर डिनोमिनेटर को देखें, डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर्स है दोज आर 2 and 5. जब डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर्स सिर्फ 2 और 5 होता है या ओनली 2 या ओनली 5 होता है और कोई प्राइम फैक्टर नहीं होता है, तब वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है. तो अगर इसको हम डेसिमल फॉर्म में निकालेंगे कैलकुलेट करके, हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल ही मिलेगा. विदाउट कैलकुलेशन ये हम डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर्स है उसको देखकर ही बता सकते हैं. सो दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9. The LCM of 2 cube into 3 square and 2 square into 3 cube is. अब ये दोनों जो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन है हमारे पास, उसका एलसीएम निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि जो प्राइम फैक्टर है उसका हाईएस्ट पावर क्या है. दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो इसमें 2 का पावर है 3, इसमें 2 का पावर है 2. जो भी ज्यादा वाला पावर होगा वो हम ले लेंगे एलसीएम के लिए. तो हम लेंगे 2 क्यूब. यहाँ पे 3 का पावर है 2, यहाँ पे 3 का पावर है 3. 3 का भी हायर पावर है 3 to the power 3 जो कि इसमें है, उसको ले लेंगे. तो अल्टीमेटली हमको मिलेगा 2 क्यूब इंटू 3 to the power 3 विच इज ऑप्शन सी. इसको फर्दर कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शंस उसी फॉर्म में दिया हुआ है. नंबर 10. द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12960. देयर एलसीएम विल बी. तो दो नंबर्स का एचसीएफ दे दिया है और दोनों जो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट भी दे दिया है. दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालने बोला गया है. तो यहाँ पे एक सिंपल रूल हम यूज कर सकते हैं. कोई भी दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वो दो नंबर्स का प्रोडक्ट ही मिलेगा. तो इसका मतलब है कि एलसीएम जो है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय देयर एचसीएफ. प्रोडक्ट है यहाँ पे 12960 और एचसीएफ है 18. इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो रिजल्ट होगा. तो इसका आंसर होगा, इसको अगर हम पूरा रिड्यूस करके कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 720, ऑप्शन सी. सो क्वेश्चन नंबर 11. इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC, which of the following is true? Now DE is parallel to BC in this figure. अगर DE पैरेलल टू BC होता है तब हम जानते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से, एंड ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से. एंड एंगल ए इज कॉमन अगर हम ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC का बात करें तो दैट मीन्स दैट ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC में ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल. सो ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. अब इसका मतलब ये होता है कि हम लोग साइड्स का जो रेशियो है वो ले सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से. तो हमको यहाँ पे मिलेगा AD बाई AB. अगर हमारे पास सिमिलैरिटी दिया हुआ है या सिमिलैरिटी हमने निकाल लिया है तो उसके बाद जो नोटेशन है ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी का जिसमें ट्राइंगल्स का नाम लिखा हुआ है, हम उस ऑर्डर के हिसाब से साइड्स का प्रोपोर्शनैलिटी या साइड्स का रेशियो ले सकते हैं. ये जैसे यहाँ पे फर्स्ट टू लेटर्स AD, फर्स्ट टू लेटर्स AB, तो AD बाई AB इक्वल टू DE बाई BC इक्वल टू AE बाई AC. और ये जो नाम हमने लिखा है ये सोच समझ के लिखा है क्योंकि एंगल A दोनों में कॉमन है, इसलिए यहाँ पे A होगा फर्स्ट में, तो इस ट्राइंगल के नाम में भी हम A को फर्स्ट में लिखेंगे. एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, तो यहाँ पे D तो यहाँ पे B, एंड E इज इक्वल टू C, तो यहाँ पे E और यहाँ पे C लास्ट में. नाउ ये जो हमको इक्वेशन मिला है इसको हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट विच ऑफ द ऑप्शंस आर ट्रू. हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे जो जो हमारे पास है उसका. तो DE का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है x, BC का वैल्यू दिया हुआ है y इक्वल टू AE का वैल्यू दिया हुआ है a, एंड AC का वैल्यू हो जाएगा AE प्लस EC मतलब A प्लस B. सो अगर हम अब y को क्रॉस मल्टीप्लाई करें इस तरफ तो हमको मिलेगा AY डिवाइडेड बाई A प्लस बी, x इक्वल टू AY बाई A प्लस बी विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर C. Next, question number 12. The coordinates of the point P dividing the line segment joining the points A
1,3 and B 4,6 internally in the ratio 2:1. So इसमें हम सिंपल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. लेट्स अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. तो कोऑर्डिनेट्स जो है P का सपोज दे आर x, y, सो x इक्वल टू, हम क्या करेंगे, रेशियो का फर्स्ट टर्म को लेंगे, वी विल मल्टीप्लाई इट विद द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकेंड पॉइंट, सो 2 into 4 प्लस रेशियो का सेकेंड टर्म इंटू x कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट 1 into 1 डिवाइडेड बाई रेशियो का दोनों टर्म्स का एडिशन 2 + 1. ये आएगा 2 into 4 8 + 1 9, 9/3 दैट इज 3. नाउ द x कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवाइडिंग पॉइंट इज 3. यहाँ पे चारों ऑप्शंस में एक ही पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 3 है डिवाइडिंग पॉइंट के आंसर में. हम डायरेक्टली ऑप्शन डी को फिर मार्क कर सकते हैं. वी डोंट इवन नीड टू कैलकुलेट द y कोऑर्डिनेट ऑफ p. बट अगर हम कैलकुलेट करके देखेंगे भी तो आंसर मैच हो जाएगा. y कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, रेशियो का फर्स्ट टर्म इंटू y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकेंड पॉइंट, दैट मीन्स 2 into 6 प्लस रेशियो का सेकेंड टर्म इंटू y कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट 1 into 3 डिवाइडेड बाई 2 + 1. यहाँ पे हमको मिलेगा 12 + 3 डिवाइडेड बाई 3, so 15/3 that is 5. Next, question number 13. The prime factorization of 3825 is. सिंपल है, 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम उसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे. तो हमको यहाँ पे मिलेगा 7, फिर उसके बाद 6 5 765. उसके बाद इसको फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 15 and 3 153. अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, हमको मिलेगा 5 and 1. फिर से हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 17 3 = 51 होता है, तो 17 and फाइनली 17 से डिवाइड करेंगे तो 1. सो वी हैव 5 into 5 मतलब 5 square into 3 square into 17. So 3 square into 5 square into 17. This is option number C. Next, question number 14. In the figure given below, AD is equal to 4 centimeter, BD is equal to 3 centimeter, CB equal to 12 centimeter. Then cot theta equal to, what is the value of cot theta? Now इसमें सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा ट्राइंगल ADB को. ट्राइंगल ADB को देखेंगे. इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री है. तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, 90 डिग्री का जो ऑपोजिट साइड है दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज. यहाँ पे 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड AB है, हम उसका स्क्वायर लेंगे. पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड्स, रिमेनिंग टू साइड्स. बाकी का दोनों साइड्स है BD और AD, वो दोनों का स्क्वायर का एडिशन, दैट मीन्स BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. यहाँ पे अगर हम BD और AD का वैल्यू पुट कर देंगे हमको मिलेगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर मतलब 3 into 3 दैट इज 9, 4 स्क्वायर 4 into 4 16, 9 plus 16 is 25. So AB square equal to 25, so AB equal to 5. Now AB का वैल्यू आ गया 5. अब अगर हमको cot थीटा निकालना है, हमको ट्राइंगल ABC की तरफ ध्यान देना होगा. तो cot थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर. इस ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे बेस जो है दैट इज 12, परपेंडिकुलर इज 5 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो cot थीटा हो जाएगा 12/5. सो द आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15. इफ ABCD इज अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे बोल दिया कि एक रेक्टेंगल है तो ऑब्वियसली जो ऑपोजिट साइड्स का लेंथ है वो इक्वल होगा. दैट मीन्स x minus y विल बी इक्वल टू 8. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. एंड x plus y इक्वल टू 12, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया. सिंपली हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं. -y plus y विल गेट कैंसल्ड आउट. x plus x हो जाएगा 2x, 8 plus 12 हो जाएगा 20. सो x इक्वल टू 20/2 दैट इज 10. x इक्वल टू 10 वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर A. So we don't even need to calculate y. Question number 16. In an isosceles triangle ABC. Now isosceles triangle वो ट्राइंगल होता है जिसमें कि दो साइड्स इक्वल होता है, कोई भी दो साइड्स एक दूसरे से इक्वल होता है. तो यहाँ पे बोला है कि AC इक्वल टू BC. यहाँ पे बोला है कि AC इक्वल टू BC.
तो AC और BC ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है। एंड यहाँ पे बोला है कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अब 2AC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। एंड बिकॉज AC इक्वल टू BC तो हम एक AC के जगह पे BC भी लिख सकते हैं, तो AC स्क्वायर हो जाएगा BC स्क्वायर। सो AB स्क्वायर हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB स्क्वायर हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया, और पाइथागोरस थ्योरम ये ट्रायंगल ओबे कर रहा है। सो यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम ओबे कर रहा है, सो इट मस्ट बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्वेश्चन ये कि 90 डिग्री कहाँ पे है। तो हमको यहाँ पे ये स्टेटमेंट को देखना चाहिए जो हमको मिला है, AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। दैट मीन्स AB शुड बी द हाइपोटेन्यूज। एंड राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज का ऑपोजिट एंगल होता है। सो एंगल C इज 90 डिग्री। So the measure of angle C, that means the value of angle C is 90 degree. Now question number 17, if minus 1 is a zero of the polynomial px equal to x square minus 7x minus 8, then the other zero is. तो यहाँ पे जो है easily हम इसको ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, बस हम लोग को सम ऑफ द जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दोनों में से कोई एक पता होना चाहिए। सो सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला जो है वो होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करें तो a का वैल्यू होगा 1, b का वैल्यू होगा -7, तो माइनस b का वैल्यू -7 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू 1, यहाँ पे हमको मिलेगा माइनस माइनस प्लस 7। सम ऑफ द जीरोज इज 7। अब उसमें अगर एक जीरो -1 है तो अगर ऑप्शंस में हम देखें दूसरा जीरो कौन सा होना चाहिए जिसको कि -1 के साथ ऐड करने से सम ऑफ द जीरोस 7 आएगा। तो -8 को अगर -1 के साथ ऐड करेंगे तब तो 7 नहीं आएगा, -9 आएगा। -7 को अगर -1 के साथ ऐड करेंगे तब भी -8 आएगा, विच इज़ नॉट द सम ऑफ जीरोस। 1 को अगर -1 के साथ ऐड करेंगे तो 0 आएगा, बट सम ऑफ द जीरोस 7 है। तो बचा ऑप्शन 8, ऑप्शन डी जो कि 8 है। 8 को अगर -1 के साथ ऐड करेंगे तो ज़रूर हमको 8 - 1 7 मिलेगा सम ऑफ द जीरोस। So 8, that is option D is the answer. Question number 18, in a throw of a pair of dice, the probability of the same number on each die, same number on each dice. अब यहाँ पे pair of dice मतलब दो dice को जब हम एक साथ थ्रो करते हैं तो टोटल जो हमारा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होता है वो होता है 36। तो ये देख लेते हैं कि क्यों हमको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36 मिलेंगे। हमको या तो फर्स्ट डाइस पे भी 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी मिल सकता है, सेकंड डाइस में भी 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी मिल सकता है। तो हमको टोटल, क्योंकि दोनों डाइस को जब हम थ्रो करेंगे तो हमको एक पेयर ऑफ नंबर्स मिलेगा, एक डिजिट फर्स्ट डाइस पे और एक डिजिट सेकंड डाइस पे। टोटल कितने पेयर्स हो सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशंस टोटल हो सकते हैं। तो फर्स्ट डाइस पे भी 1 से लेकर के 6 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है, सेकंड डाइस पे भी 1 से लेकर के 6 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है। तो टोटल 6 × 6 36 ऑप्शंस है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। उसी तरह से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। 3 के लिए भी वैसे ही, 4 के लिए भी वैसे ही, 5 के लिए भी वैसे ही, 6 के लिए भी वैसे ही। सो टोटल 36 ऑप्शंस, 6 × 6 when 2 dice are thrown together, a pair of dice are thrown. So 36 ऑप्शंस में से यहाँ पे बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑन ईच डाई। दैट मीन्स दोनों डाइस पे सेम नंबर आना चाहिए। तो उसका क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, या तो 1 1 हो सकता है ये कॉम्बिनेशन, या 2 2 हो सकता है ये वाला, या 3 3 हो सकता है, या 4 4 हो सकता है, या 5 5 हो सकता है, या फिर 6 6 हो सकता है। ये कॉम्बिनेशंस हो सकता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ये सब कॉम्बिनेशंस में दोनों डाइस पे सेम नंबर है। दीज आर हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉम्बिनेशंस। तो 6 आउट ऑफ 36 फेवरेबल आउट ऑफ टोटल। तो हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे तो हमको मिलेगा 1/6। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, 1/6। नंबर 19, द मिड पॉइंट ऑफ 3p, 4 and -2, 2q is 2, 6. फाइंड द वैल्यू ऑफ p + q। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, अगर दो पॉइंट्स का हमको मिड पॉइंट निकालना है तो हमको सिंपली वो दोनों का जो x कोऑर्डिनेट है उसको ऐड करना पड़ेगा और डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा,
और जो दोनों का y कोऑर्डिनेट है उसको भी ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, तो हमको मिड पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। यहाँ पे बोला है कि मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 2 और मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 6। हम ये दोनों इक्वेशंस को अगर सॉल्व करेंगे तो हमको p और q का वैल्यू मिल जाएगा और फिर दोनों को ऐड करेंगे तो p प्लस q का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएगा और ये -2 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो 3p इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 एंड यहाँ पे +2 दैट इज़ 6। 3p इक्वल टू 6 मतलब p इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे हमको मिल रहा है 4 + 2q इक्वल टू 2 इंटू 6 12, 4 उधर चला जाएगा तो 2q इक्वल टू 2 इंटू 6 12 -4 दैट इज़ 8, तो q इक्वल टू 4। p प्लस q हो जाएगा 2 + 4 दैट इज 6, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 20, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 147 by 120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो इसमें ये पूछा है कि अगर इस फ्रैक्शन को हम डेसिमल फॉर्म में लाते हैं तो कितने प्लेसेस डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट होगा, मतलब एंड करेगा। उसके लिए सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि 147 by 120 को रिड्यूस किया जा सकता है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 147 3 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि 120 तो 3 से डिविजिबल है, तो हम लोग को कोई भी नंबर को अगर हमको देखना हो कि 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमको सिंपली उसका डिजिट्स को ऐड कर लेना चाहिए। जैसे कि 147 है तो 1 + 4 + 7 मतलब 5 + 7 12। वो एडिशन का रिजल्ट जो है अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ये एक शॉर्टकट होता है ये टेस्ट करने के लिए कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो यहाँ पे 1 + 4 5, 5 + 7 12, 12 3 से डिविजिबल है, 3 से जाता है, तो 147 भी 3 से जाएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो होगा 3 4 12 और फिर उसके बाद 9, यहाँ पे आएगा 40। अब ये 49/40 ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता। अब इसको हमको देखना चाहिए कि ये डेसिमल जो है, मतलब ये फ्रैक्शन को अगर डेसिमल फॉर्म में किया जाए तो कितने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा। उसके लिए हमको सिंपली जो डिनोमिनेटर है 40 उसको प्राइम फैक्टराइज करना होगा। तो उसमें हमको यहाँ पे मिलेगा 40 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 क्यूब इंटू 5 to the power 1 दैट इज 5। अब यहाँ पे हमको जो डेसिमल है वो मिल जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब इंटू 5। तो इसको अगर हमको डेसिमल फॉर्म में लाना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए हमको इसमें देखना पड़ेगा नीचे में कि 2 का पावर कितना है और 5 का पावर कितना है। यहाँ पे 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 1 है। हमको दोनों के पावर को मैच कराना पड़ेगा। उसके लिए जो भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़े वो मल्टीप्लाई करना है। तो हम 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 का पावर भी 3 हो जाएगा। अब नीचे अगर हम 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 49 इंटू 5 स्क्वायर मतलब 25 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। अब जब 2 और 5 का पावर मैच हो चुका है तो हमको उसके लिए 49 इंटू 25 डिवाइडेड बाई, अब हम 2 और 5 को ब्रैकेट के अंदर लेकर के पावर को कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 49 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 10 क्यूब एंड 10 क्यूब का मतलब है 1000। तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे ऊपर में न्यूमरेटर आएगा उसको जब डिवाइड बाई 1000 करके हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो वो डेसिमल पॉइंट के बाद ऑब्वियसली 3 डिजिट्स रहेगा बिकॉज नीचे 3 zeros है। सो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट विल बी 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सेक्शन बी। सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चंस है ऑफ 1 मार्क ईच। 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। उसमें से हम सारा क्वेश्चन ही दिखा देते कैसे होता है। सो क्वेश्चन नंबर 21, द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर हुज रेडियस इज r। सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर तो इस तरह का कुछ दिखेगा एंड अगर उसका सेंटर हम इसको माने तो उसका रेडियस होगा r, यहाँ पे बोला है। नाउ पेरीमीटर का मतलब होता है पूरा जो बाउंड्री है वो, द टोटल बाउंड्री, दैट मीन्स दिस होल पार्ट। सो ये जो पार्ट है ये तो डायमीटर है, तो ये रेडियस अगर r है तो ये
डायमीटर, टोटल जो डायमीटर है वो हो जाएगा 2r, तो ये पूरा जो है दैट इज 2r। नाउ ये जो सर्कुलर पार्ट है यहाँ पे, इसका जो लेंथ है, इसका जो पेरीमीटर है वो निकालने के लिए हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, थीटा बाई 360 इंटू 2πr। नाउ व्हाट इज थीटा? थीटा इज द सेंट्रल एंगल। हम इसको एक पूरे आर्क के हिसाब से कंसिडर करते हैं, एंड जो एंगल यहाँ पे ये आर्क बना रहा है एट द सेंटर, दैट इज थीटा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है दैट इज 180, सो थीटा की जगह 180 आ जाएगा, तो 180 बाई 360 इंटू 2πr, तो यहाँ पे कैंसिल आउट करके हम लोग को मिलेगा πr। सो πr प्लस 2r, πr प्लस 2r, दिस इज द आंसर, πr प्लस 2r, विच इज ऑप्शन डी। Question number 22, if PE denotes the probability of an event E, then अब probability का जो वैल्यू होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है। अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट होता है जो कि कभी नहीं हो सकता, तो उसका probability 0 लिया जाता है। अगर कोई श्योर इवेंट होता है, मतलब जो इवेंट होगा ही, हम लोग जानते हैं, उसका probability 1 होता है। अदरवाइज बाकी किसी भी इवेंट का probability 0 और 1 के बीच में होता है। तो 0 लेस देन और इक्वल टू PE, लेस देन और इक्वल टू 1, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड BD परपेंडिकुलर टू AC। इस ट्राइंगल को बना लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, B पे 90 डिग्री है, एंड BD परपेंडिकुलर टू AC। तो B से हम लोग को एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है AC के ऊपर, और उसका नाम है BD, तो D ये वाला पॉइंट है। अब यहाँ पे बोला है इफ AC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, AC का जो लेंथ है दैट इज 9 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो AD का जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ BD? यहाँ पे BD का लेंथ पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ BD, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर है कि नहीं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। अब जब भी हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, दैट मीन्स एक राइट एंगल ट्राइंगल में जिस पॉइंट पे 90 डिग्री है उससे एक परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पे ड्रॉप करते हैं, तो ये दिखाया जा सकता है कि ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों भी एक दूसरे से सिमिलर होंगे, और ये दोनों ट्राइंगल्स, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC, उससे भी सिमिलर होते हैं। इसको दिखाने के लिए सिंपल हम यहाँ पे एक एंगल लेते हैं, ये एंगल को हम x पकड़ते हैं सपोज। नाउ ये 90 डिग्री है और ये x है, तो जो एंगल A होगा, ये वाला एंगल, वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये दोनों एंगल्स का सम, मतलब 90 प्लस x। तो यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस x, दैट इज 90 माइनस x, तो ये हो जाएगा 90 माइनस x। अब अगर हम देखें इस ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है और ये 90 माइनस x है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट x होगा, क्योंकि अगर ये 90 है और ये 90 माइनस x है, तो ये वाला जो एंगल है थर्ड एंगल इस ट्राइंगल में, उसको हम निकाल सकते हैं 180 माइनस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो 90 माइनस x प्लस 90, दैट इज 180 माइनस 90 प्लस 90 180, 180 माइनस 180 माइनस माइनस प्लस x। एंड नाउ ये 90 डिग्री है पूरा एंगल, उसमें से अगर इतना पार्ट x है तो ये बाकी का पार्ट जो है वो 90 माइनस x होना चाहिए, दिस पार्ट। सो देख रहे हैं हम लोग कि इन दोनों ट्राइंगल्स का अगर बात करें तो यहाँ पे भी तीनों एंगल्स इक्वल है, ये 90, ये 90, ये x और ये 90 माइनस x, ये 90 माइनस x। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है और ये दोनों पूरे ट्राइंगल से भी सिमिलर होंगे। तो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है, तो हम लोग साइड्स का जो रेशियो है वो ले सकते हैं। साइड्स का रेशियो हम ले सकते हैं बेस्ड ऑन एंगल्स का जो इक्वालिटी है। यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है इन दोनों ट्राइंगल्स में, तो यहाँ पे 90 का जो ऑपोजिट साइड है AB, और इस ट्राइंगल में 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड है BC, तो AB बाई BC इक्वल टू यहाँ पे x का ऑपोजिट साइड है AD और यहाँ पे x का ऑपोजिट साइड है BD, तो AD बाई BD इक्वल टू यहाँ पे 90 माइनस x का
90 माइनस एक्स का ऑपोजिट साइड है बी डी, और यहाँ पे 90 माइनस एक्स का ऑपोजिट साइड है डी सी। अब हम इसको यूज करेंगे, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा ए डी इंटू डी सी इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। नाउ ए डी का वैल्यू दे दिया है 3, डी सी का वैल्यू क्या है, पूरे ए सी का वैल्यू 9 है, उसमें से ए डी 3 है, तो डी सी का वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस 3 दैट इज 6, तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू 18, तो बी डी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 18, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 2 which is 3 root 2. So the answer is 3 root 2 centimeter, which is option B. Next, question number 24. The pair of linear equations 3x plus 5y equal to 3 and 6x plus ky equal to 8 do not have a solution if. अब ये जो दोनों इक्वेशंस है, इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें, राइट हैंड साइड वाले टर्म को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो 3x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस ky माइनस 8 इक्वल टू 0। नो सोल्यूशन का क्राइटेरिया होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, दैट मीन्स यहाँ पे 3 बाई 6 इक्वल टू 5 बाई k नॉट इक्वल टू माइनस 3 बाई माइनस 8। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हमको मिलता है 3 और 6 कैंसिल होकर के 2 आ जाएगा, एंड 2 इंटू 5 यहाँ पे k आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर, एंड यहाँ पे 2 इंटू 5 10, सो k इक्वल टू 10, k का वैल्यू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. इफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 2 पाई टू 4 पाई देन इट्स एरिया डैश द ओरिजिनल एरिया। सर्कमफरेंस बढ़ गया है फ्रॉम 2 पाई टू 4 पाई। नाउ यहाँ पे सर्कमफरेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। सो लेट से जो ओरिजिनल रेडियस था वो था स्मॉल आर, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई। ओरिजिनल जो सर्कमफरेंस था, अगर ओरिजिनल रेडियस आर था तो ओरिजिनल सर्कमफरेंस होगा 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू 2 पाई, तो आर इक्वल टू 1। लेट से जो नया रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो नया सर्कमफरेंस हो जाएगा 2 पाई इंटू कैपिटल आर विच इज इक्वल टू 4 पाई, तो कैपिटल आर इक्वल टू 2। अगर रेडियस 2 गुना हो गया है, बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पुराना रेडियस 1 था और नया रेडियस 2 है, तो एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स, बिकॉज जो नया एरिया होगा वो होगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, और जो पुराना एरिया होगा वो होगा पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो हमको मिलेगा आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर, दैट इज 4, सो 4 टाइम्स। Next, question number 26. Given that sin theta is equal to a by b, tan theta is equal to what? Now, सबसे पहले हम cos थीटा निकालते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला होता है रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा a बाई बी है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर, अगर हम एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, that is equal to root over b square minus a square by root over b square मतलब b. Now tan theta we know it is equal to sin theta by cos theta, so that is equal to a by b divided by root over b square minus a square divided by b, तो ये b cancel out हो जाएगा and we get a by root over b square minus a square, which is option D. Question number 27. If x is equal to 2 sin square theta and y equal to 2 cos square theta plus 1, then x plus y is, हम x और y को ऐड करते हैं,
तो ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा अंदर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 मतलब 2 और प्लस 1, 2 प्लस 1 3। The answer is option A, 3. Question number 28. If the difference between the circumference and radius of a circle is 37 centimeter, pi equal to 22 by 7, the circumference in centimeter of the circle is. Now difference between circumference and radius. Circumference होता है 2 pi r and radius होता है r. The difference between them is given as 37. So that means 2 pi r minus r is given as 37. Now let's take r common, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 2 pi minus 1 equal to 37. पाई का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को लेने बोला गया है 22 by 7. सो r ब्रैकेट के अंदर 2 into 22 by 7 minus 1 equal to 37. सो कैलकुलेशन करके हमको मिल रहा है r equal to 7. Radius of the circle is 7. So circumference होगा 2 into pi into r, मतलब 2 into 22 by 7 into 7, 44 centimeter. Question number 29. The least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10, both inclusive. That means including both of them. मतलब 1 से लेकर के 10 तक जितने भी डिजिट्स है वो सब, जितने भी नंबर्स हैं वो सब से डिविजिबल कोई एक पर्टिकुलर नंबर इन 4 ऑप्शंस में से वो कौन सा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी को तो हम देख करके एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज 100 and 1000 ये हमको मालूम है कि दे आर नॉट डिविजिबल बाय 3 and 9 एक्सेट्रा. तो सी और डी में से ऑब्वियसली आंसर होगा. अब यहाँ पे दो तरीके हैं इसको करने का. एक है कि हम 1 से लेकर के 10 तक जितने भी नंबर्स हैं वो सब का एलसीएम अगर निकालें तो डायरेक्टली हमको आंसर मिल जाएगा. दूसरा तरीका ये है कि हम डिजिट बाय डिजिट, नंबर बाय नंबर चेक करें कि सी और डी में से जो नंबर्स है वो डिविजिबल है या नहीं. तो जैसे कि अगर हम सी को लेकर के चेक करते हैं, नाउ ए और बी पहले से एलिमिनेटेड है. अगर सी आंसर नहीं होगा तो डी आंसर होगा. तो सी को अगर चेक करें 2520, ऑब्वियसली एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, तो 1 को लेकर के कोई बात नहीं है. 2520 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, वो दिख रहा है बिकॉज इट एंड्स विद 0. 2520 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे 2520 ये डिजिट्स को ऐड करेंगे 2 + 5 + 2 + 0, ये करके हमको मिलेगा 9. 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि जो लास्ट 2 डिजिट्स है दे आर डिविजिबल बाय 4 और नॉट. लास्ट 2 डिजिट्स है 20 20, 20 इज डिविजिबल बाय 4, इसलिए 2520 भी 4 से डिविजिबल होगा. फिर जहां तक 5 का बात है, द नंबर एंड्स विद 0, तो 5 से भी डिविजिबल होगा. उसके बाद 6 का जहां तक बात है, अब ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके ही 6 आता है, इसलिए ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा. उसके बाद 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सिंपली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. 252 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर वो 7 से डिविजिबल होता है, तो 2520 भी 7 से डिविजिबल होगा. फिर 8 का जहां तक बात है, 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमको लास्ट 3 डिजिट्स लेना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं. यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट्स अगर साथ में लेंगे तो हो जाएगा 520. 520 8 से डिविजिबल होता है, इसीलिए ये 2520 भी 8 से डिविजिबल होगा. उसके बाद 9 के लिए भी वही रूल है जो 3 के लिए है, डिजिट्स का सम करेंगे और सम ऑफ द डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा. यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट्स आएगा 2 + 5 + 2 दैट इज 4 + 5 दैट इज 9. सम ऑफ द डिजिट्स 9 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल है. उसके बाद 10 से तो ये डिविजिबल होगा ही बिकॉज द नंबर एंड्स विद 0, तो इसलिए यही करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी 2520. नाउ द पॉइंट इज कि हम अगर इसको ऐसे नहीं निकालना चाहते तो दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है एलसीएम. हम लोग को 1 to 10 सारे जो नंबर्स है वो सबका एलसीएम निकालना होगा. सो इसको करने का एलसीएम वाला मेथड भी देख लेते हैं. तो हमको 1 to 10 जो सारे नंबर्स है उसका एलसीएम निकालना है, तो हम सब नंबर्स को पहले लिस्ट करते हैं. तो 1 में तो सिर्फ 1 ही होता है और कोई फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं होता है. 2 = 2 × 1, 3 = 3 × 1, 4 हम लिख सकते हैं 2² × 1, 2 to the power 2 × 1. उसके बाद 5 × 1, 6 2 × 3 × 1, 7 × 1, 8
2 क्यूब इंटू 1, 9 3 स्क्वायर इंटू 1, 10 2 इंटू 5 इंटू 1। अगर हमको इन सब का एलसीएम निकालना है तो मैक्सिमम पावर्स देखने पड़ेंगे सारे प्राइम फैक्टर्स की। तो 2 का मैक्सिमम पावर जो है वो है 2 टू द पावर 3 जो 8 में है। 3 का मैक्सिमम पावर है 3 स्क्वायर जो 9 में है। 5 का मैक्सिमम पावर 5 टू द पावर 1 ही है, इधर भी इधर भी। 7 का मैक्सिमम पावर भी 7 टू द पावर 1 ही है। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 252 एंड लास्ट में 0, सो 2520। Question number 30. 3 bells ring at intervals of 4, 7 and 14 minutes. All 3 rang at 6 a.m. When will they ring together again? तो यहाँ पे हम लोग को बस 4, 7 and 14 का LCM निकालना है। LCM निकालेंगे तो हम लोग को LCM मिलेगा 2 into 2 into 7, that is 28. तो लास्ट जब all 3 bells ring किए थे together, that was at 6 a.m. So now they will ring again at 6 a.m. plus 28 minutes, that is 6:28 a.m. option C. Next, question number 31. What is the age of the father if the sum of the ages of a father and his son in years is 65 and twice the difference of their ages in years is 50? Sum of the ages of the father and the son is 65. तो अगर हम फादर के एज को x ले लेते हैं और सन के एज को y, तो x प्लस वाई इक्वल टू 65, ये मिल जाएगा हमको फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 50। ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, नाउ डिफरेंस ऑफ द एजेस हो जाएगा x माइनस वाई, ट्वाइस दैट इज 2 इंटू एक्स माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू 50। ये दोनों इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना होगा एंड फादर का एज दैट इज x का वैल्यू यहाँ पे निकालना होगा। तो ये दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 65, सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 2y इक्वल टू 50। हम फर्स्ट इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर सेकेंड इक्वेशन के साथ ऐड कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 2 इंटू 65 मतलब 130। उसको हम सेकेंड इक्वेशन के साथ ऐड कर देंगे तो माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x प्लस 2x आ जाएगा 4x इक्वल टू 130 प्लस 50 मतलब 180। सो x इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 4। अब 180 डिवाइडेड बाई 4 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 45। सो द एज ऑफ द फादर इज 45 ईयर्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा कोसेक थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा सेक थीटा होल स्क्वायर? तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है, पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमको कोई चेंज नहीं करना है फर्स्ट टर्म में, ये हम जानबूझ के कर रहे हैं सो दैट बाद में हम कॉमन ले सके, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ पे हम अब सेक स्क्वायर थीटा को ले लेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो अब हमको मिलेगा tan स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। लेट अस टेक tan स्क्वायर थीटा कॉमन, तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। नाउ कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1 बाई tan स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई tan स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट 1। तो इसका आंसर आया 1, ऑप्शन सी। किसी भी ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन के लिए मल्टीपल मेथड्स होते हैं, तो यहां भी हम इसको tan कोसेक और सेक सबको साइन और कॉस के टर्म्स में करके भी ये सब हम कर सकते हैं, तभी आंसर 1 आ जाएगा। तो इसको हम साइन और कॉस के टर्म्स में करके देखते हैं, ये दूसरा मेथड है, ये भी दिखा देते हैं। सो tan थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा इज 1 बाई साइन थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा इज 1 बाई कॉस थीटा, सो 1 बाई कॉस थीटा
होल स्क्वायर, यहाँ पे हमको मिल रहा है 1/cos² माइनस यहाँ पे मिल रहा है sin²θ/cos², तो cos² बन जाएगा कॉमन डिनोमिनेटर दी एलसीएम, न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 - sin²θ, 1 - sin² इज ऑल्सो इक्वल टू cos², तो cos² डिवाइडेड बाई cos², यहाँ भी आंसर 1 आ जाएगा। Question number 33. The perimeters of two similar triangles are 26 centimeter and 39 centimeter. The ratio of their areas will be. Now, perimeter का मतलब होता है sum of the sides. Suppose यहाँ पे हम दो triangle draw करते हैं. Let's say triangle ABC and triangle PQR. यहाँ पे बोला है कि both the triangles are similar to each other. इसका जो perimeter है that is 26 और इसका perimeter है 39. अब दो सिमिलर ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है उसका रेशियो, ये एक फॉर्मूला है, दो सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो होता है इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब AB/PQ स्क्वायर इक्वल टू AC/PR स्क्वायर इक्वल टू BC/QR स्क्वायर। नाउ रेशियो में एक रूल होता है कि अगर दो या तीन रेशियोज इक्वल है, जैसे कि यहाँ पे बिकॉज द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर सो ऑब्वियसली AB/PQ विल बी इक्वल टू AC/PR विल बी इक्वल टू BC/QR, देन ईच ऑफ दीज रेशियोज विल ऑल्सो बी इक्वल टू द सम ऑफ द टर्म्स इन द न्यूमरेटर, मतलब AB + AC + BC बाई PQ + PR + QR. Now AB plus AC plus BC is equal to what? It is equal to the perimeter of the first triangle जो कि 26 दिया हुआ है, and PQ plus PR plus QR is the perimeter of the second triangle जो कि 39 दिया हुआ है। इसको अगर रिड्यूस करेंगे 13 2 26, 3 39, 2/3 आ जाएगा। So each of these ratios AB/PQ, AC/PR and BC/QR is equal to 2/3. So area का रेशियो भी हो जाएगा AB/PQ whole square equal to 2/3 whole square, which is equal to 4/9. That is 4:9. So the answer is 4:9, option D. Next, question number 34. There are 20 vehicles, cars and motorcycles in a parking area. If there are 56 wheels together, how many cars are there? So total number of vehicles, cars और motorcycles को मिला के is 20 and total wheels, cars के wheels और motorcycles के wheels को एक साथ count करके the number of wheels is 56. नाउ सपोज हम कार्स को ले लेते हैं x, नंबर ऑफ कार्स x एंड नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स y, तो इसका मतलब x + y इक्वल टू 20 क्योंकि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इज 20। उसके बाद बोला है नंबर ऑफ व्हील्स इज 56, हर एक कार में देयर आर 4 व्हील्स, तो इफ देयर आर x कार्स सो टोटल नंबर ऑफ व्हील्स इन द कार्स विल बी 4x एंड ईच मोटरसाइकिल हैज 2 व्हील्स, सो इफ देयर आर y मोटरसाइकिल्स देन द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स विल बी 2y इन द मोटरसाइकिल्स। तो कार्स का व्हील्स और मोटरसाइकिल्स का व्हील्स मिला के टोटल नंबर ऑफ व्हील्स इज 56। इसको हम लोग एक्चुअली यहाँ पे 2 को कॉमन ले सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, हम लोग को ब्रैकेट में मिलेगा 2x + y इक्वल टू 56, ये 2 और 56 कटेगा और यहाँ पे आ जाएगा 28। सो द फर्स्ट इक्वेशन इज x + y इक्वल टू 20, सेकेंड इक्वेशन इज 2x + y इक्वल टू 28। ये दोनों इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है, उससे हमको मिल जाएगा द नंबर ऑफ कार्स दैट इज x जो यहाँ पे मांगा है। सो लेट्स सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। x + y इक्वल टू 20, 2x + y इक्वल टू 28। हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो नीचे वाले इक्वेशन का हर एक टर्म का साइन चेंज कर देंगे, x - 2x हो जाएगा -x + y कैंसिल आउट, 20 - 28 हो जाएगा -8, तो x इक्वल टू 8, so the number of cars is 8, option A. Question number 35. A man goes 15 meter due west. वो अपने पोजीशन से वेस्ट जाता है 15 मीटर्स एंड उसके बाद वो जाता है 8 मीटर्स ड्यू नॉर्थ, 8 मीटर्स नॉर्थ जाता है। सो हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो इतना डिस्टेंस है उसका स्टार्टिंग पॉइंट से। ऑब्वियसली दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो हमको बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया है, हाइपोटेन्यूज का लेंथ निकालना है। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो हाइपोटेन्यूज जो होता है दैट इज इक्वल टू
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो रूट ओवर 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट इज रूट ओवर 225 प्लस 64, मतलब रूट ओवर 289, दैट इज 17 मीटर. Question number 36. What is the length of an altitude of an equilateral triangle of side 8 centimeter? First of all, what is an altitude? Equilateral triangle का मतलब होता है जिस triangle में तीनों साइड इक्वल हो. Altitude का मतलब होता है उसका हाइट. तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का हाइट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला जो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, √3/2 इंटू साइड. यहाँ पे साइड दिया हुआ 8, सो √3/2 इंटू 8, आंसर होगा 4√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 37. इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रामानुजन आर पुट इन अ बॉक्स एंड वन लेटर इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज ए इज. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. उसमें ए कितनी बार अपीयर हो रहा है, ए यहाँ पे 3 बार है, सो 3 टाइम्स आउट ऑफ 9 ए इज अपीयरिंग. सो द चांसेस ऑफ ए अपीयरिंग जब हम लोग एक लेटर को निकालेंगे उस बॉक्स में से, दैट इज 3 आउट ऑफ 9, दैट मीन्स 1 आउट ऑफ 3, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 38. एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 1/6 टू द एरिया ऑफ द सर्कल. एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे बोला है कि दैट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड आउट. थीटा का वैल्यू आएगा 360 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि 360 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 60 डिग्री. सो द डिग्री मेजर ऑफ द माइनर आर्क, मतलब वो सेक्टर जो सेंट्रल एंगल बना रहा है, सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा, दैट इज 60 डिग्री, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 39. अ वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शैडो 10 मीटर लॉन्ग on the ground. At the same time, a tower casts a shadow 50 meter long. What is the height of the tower? तो यहाँ पे जो डायग्राम होगा, वो कैसा होगा? A vertical stick 20 meter long casts a shadow 10 meter long on the ground. At the same time, a tower casts a shadow 50 meter long. What is the height of the tower? तो यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं. डायग्राम कुछ ऐसा होगा. ये टावर जो है वो 50 मीटर लॉन्ग शैडो कर रहा है, तो ये 50 मीटर्स है. सपोज द सन इज ऑन दिस साइड, तो ऐसे शैडो पड़ेगा, दिस विल बी द शैडो. सो 50 मीटर लॉन्ग शैडो कास्ट बाय द टावर एंड 10 मीटर लॉन्ग शैडो कास्ट बाय द स्टिक. तो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द टावर, ये क्वेश्चन पूछा. लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h. सपोज स्टिक का जो हाइट है दैट इज 20 मीटर बोल दिया है. नाउ ऑब्वियसली दीज टू ट्राइंगल्स, ये छोटा ट्राइंगल और पूरा बड़ा ट्राइंगल आर सिमिलर बिकॉज ये दोनों वर्टिकली खड़े हैं, तो दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर. सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड दिस एंगल इज कॉमन. तो दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू द होल ट्राइंगल. सो साइड्स का हम प्रोपोर्शनैलिटी ले सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं. सो 20/h इक्वल टू 10/50. सो h इक्वल टू, यहाँ पे कट जाएगा, 100 मीटर आंसर आएगा, विच इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 40. व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 37x plus 43y equal to 123, 43x plus 37y equal to 117. अब यहाँ पे ये चीज़ तो हम लोग को पता ही है कि अगर हम ऑप्शंस को पुट करके देखेंगे तो भी हमको आंसर मिल सकता है. एक एक ऑप्शन को अगर हम पुट करके चेक करेंगे दोनों इक्वेशंस में x और y के वैल्यूज़ को, वी कैन गेट द आंसर दैट वे. जो टिपिकल मेथड इस तरह के क्वेश्चन में यूज़ किया जाता है वो हम यहाँ पे बता रहे हैं. सो अगर हमको इसको प्रॉपरली सॉल्व करना है, हम पहले ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे. ये दोनों इक्वेशंस का जो खासियत है वो ये है कि जो x का कोफिशिएंट इस इक्वेशन में है वो y का कोफिशिएंट इस इक्वेशन में है, जो y का कोफिशिएंट इस इक्वेशन में है वो x का कोफिशिएंट इस इक्वेशन में है.
इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये टिपिकल मेथड यूज होता है। पहले दोनों को ऐड करेंगे तो 43 प्लस 37 अगर हम करेंगे तो 80 आएगा। 80x प्लस 80y, हम 80 को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट x प्लस वाई इक्वल टू 123 प्लस 117, ये आ जाएगा 240। सो x प्लस वाई आ गया 3, 240 बाई 80 3। अब हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे अब ये दोनों जो इक्वेशंस मिला है हमको, x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इक्वल टू -1, इन दोनों को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो हमको मिलेगा प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 3 माइनस 1 2। लेट्स ऐड दीज टू इक्वेशंस, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू -1, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1। प्लस वाई इक्वल टू 3 वाला इक्वेशन में x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमको ऑटोमेटिकली पता चल रहा है y इक्वल टू 2। सो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 इज द आंसर, विच इज ऑप्शन डी।